अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हमने कंक्लूड करने हैं एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने स्टार्ट करनी है वो है एग्जाम्पल 15.7। क्वेश्चन है अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। क्योंकि जो डीसी मोटर है उसमें फील्ड मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं बल्कि परमानेंट मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं। अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर is run by a battery of 24 volts. The coil of the motor has a resistance of 2 ohms. It develops a back EMF of 22.5 volts when driving the load at normal speed. What is the current when motor just starts up? Also find the current when motor is running at normal speed. So हम यहाँ पे given data की heading लिखते हैं और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी यूज्ड टू रन द डीसी मोटर दैट इज इक्वल टू V, दैट इज 24 वोल्ट्स। और फिर मोटर की कॉइल की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल ऑफ द डीसी मोटर दैट इज इक्वल टू कैपिटल R and it has the value of 2 ohms. It develops a back EMF of 22.5 volts. So यहाँ पे लिख लेते हैं developed back EMF by the motor when running at normal speed is equal to E, that is 22.5 volts. What is current when motor just starts up and when it is running at normal speed? So required में हम लिखेंगे the current through the armature coil A when motor just starts up, इसको हम I1 का नाम दे देते हैं, और B when motor is running at normal speed. सो इस करंट को हम I2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की, और साथ हम यहाँ पे डायग्राम पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये डायग्राम है मोटर की, और हम सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन मोटर जस्ट स्टार्ट्स अप, जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज 24 वोल्ट्स है वही नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दैट मीन्स लिख लेते हैं कि इस वक्त जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस नंबर 1 है वो बैटरी के वोल्टेजेस V के इक्वल होता है।
और यहाँ पे ये जो कॉइल है, इस कॉइल की रेजिस्टेंस R है और इसकी गिवन वैल्यू 2 ओहम्स है। तो हमने ये फाइंड करना है कि इस वक्त करंट कितना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R, जिसमें रेजिस्टेंस I के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाके वो डिवाइड हो गई। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तो अब हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज we get I is equal to 24 volts over 2 ohms. That means I is equal to 12 volt per ohm, या फिर I is equal to 12 amperes। इस करंट को हमने चूंकि I1 का नाम दिया हुआ है, इसलिए हम इसके साथ सबस्क्रिप्ट में 1 लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस मोटर को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी, जिस करंट ने यहाँ पे सारे आर्मेचर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से पास करना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी 12 एम्पियर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है। अगर ये ज़्यादा देर तक इस कॉइल में से पास किया तो हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू I² RT जूल्स लॉ की मदद से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट इस कॉइल को जला भी सकता है, कॉइल बर्न आउट हो सकती है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी क्या है? When motor is running at normal speed, उस सूरत में डायग्राम में हमने क्या एक्सप्लेन करना है, उसके लिए डायग्राम हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे इस केस में कॉइल में जो करंट फ्लो करता है, उसके लिए जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V नेट, वो दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है। बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल माइनस बैक ईएमएफ ऑफ मोटर, और जो करंट होगा एट नॉर्मल स्पीड, उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा I2 इज इक्वल टू V नेट 2 ओवर R। सो इस V नेट को हम V2 कह लेते हैं, और जब हम इसकी जगह पे V माइनस E पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा I2 इज इक्वल टू V माइनस E ओवर R। हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट I2 इज इक्वल टू, बैटरी के वोल्टेजेस कितने हैं? 24 वोल्ट्स, और बैक ईएमएफ कितनी है? वो है 22.5 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। सो I2 क्या होगा? ये होगा 1.5 वोल्ट ओवर 2 ओम्स, या फिर 0.75 वोल्ट पर ओम, या फिर 0.75 एम्पियर्स। सो इस बात को हम यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग में लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन मोटर जस्ट starts up, the armature current is 12 ampere when it is running at normal speed. Its value is 0.75 amperes। तो जो डीसी मोटर है वो डीसी जनरेटर की तरह एक्ट करती है और खुद ही करंट को लिमिट कर लेती है। तो अब कॉइल के जल जाने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। आज की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 15.8। क्वेश्चन है द टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 50। A current of 20 ampere is passed through its primary coil at 220 volts. Obtain the value of voltage and current in the secondary coil assuming the transformer to be ideal one। तो सबसे पहली हेडिंग हम लिखते हैं गिवन डेटा की। गिवन डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे टर्न रेशियो
of the step up transformer is equal to NS over NP, जो कि 50 के इक्वल है। इसे हम 50/1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसे NS रेशो NP इज इक्वल टू 50/1 भी लिखा जा सकता है। सो नेक्स्ट है अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास थ्रू प्राइमरी कॉइल। सो यहाँ पे लिखते हैं करंट थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल is equal to IP and it has value of 20 amperes at 220 volts. So the alternating voltage applied across its primary coil is equal to Vp. It has value of 220 volts. Obtain the value of voltage and current in the secondary coil assuming the transformer to be ideal. So यहाँ पे लिख लेते हैं since the transformer is ideal, so primary power is equal to secondary power. और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है वोल्टेज एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल। सो द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज obtained at secondary is equal to Vs, ये फाइंड करना है, एंड द ऑल्टरनेटिंग करंट provided by the secondary coil is equal to Is is equal to question mark. So next हेडिंग बनेगी सॉल्यूशन की। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड Vs use the expression Ns over Np is equal to Vs over Vp. Rearranging Ns over Np into Vp is equal to Vs or Vs is equal to Ns by Np into Vp. अब हम लिखते हैं by substituting the given values we get Vs is equal to 50/1 into 220 volts. देयर स्टूडेंट जरा बताइए 220 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2200। और अगर हम 220 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 22,000। सो 50 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 22,000 का हाफ। सो इस वजह से Vs की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? वो होगी 11,000 वोल्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें ये बात पता चली कि जब प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट होगा तो उस वक्त सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा? वो होगा 11,000 वोल्ट्स। इस तरह से कि जो NS और NP की रेशियो है इस ट्रांसफार्मर के लिए वो कितनी है? वो है 50/1। अब हम लिखेंगे टू कैलकुलेट Is, use the fact that the transformer is ideal
i.e. its input power is equal to आउटपुट पावर, और चूंकि हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी कॉइल पे और आउटपुट ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी कॉइल पे, तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के सबस्क्रिप्ट पी और एस यूज कर लेते हैं। फिर हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर पावर obtained from power supply is given by P is equal to VI, जबकि हम ये बात जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर के लिए ये एक्सप्रेशन I स्क्वायर R होता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है उसके लिए ये V स्क्वायर ओवर R यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे so the primary power is equal to secondary power becomes VP IP is equal to VS IS। IS फाइंड करना है, लिखिए रीअरेंजिंग VP IP over VS is equal to IS। so हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं IS इज इक्वल टू VP ओवर VS इंटू IP। यहाँ पे लिखिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट IS प्राइमरी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट्स, सेकेंडरी कितना है 11,000 वोल्ट्स, IP की वैल्यू कितनी है, ये है 20 एम्पियर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जब हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पे तो ये जो VP ओवर VS है इसका आंसर 1/50 आएगा, और इसको हम 20 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 2/5 एम्पियर्स, और 2/5 का आंसर कितना होता है 0.4 एम्पियर्स। सो गिवन डायग्राम के अंदर अगर कहा जाए कि जो प्राइमरी करंट है वो 20 एम्पियर है, तो जो सेकेंडरी करंट है वो 0.4 एम्पियर है, वो 20 एम्पियर से 50 टाइम्स कम है। तो भाई जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हो तो जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो स्टेप अप हो जाते हैं, तो करंट का स्टेप डाउन हो जाना लाजमी है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। हम यहाँ पे ये काम भी कर सकते थे कि चूंकि हमारे पास रिलेशन है VP IP इज इक्वल टू VS IS, तो अगर हम रीअरेंजमेंट यूं करते IP ओवर IS इज इक्वल टू VS ओवर VP, तो हम तो ये बात जानते ही हैं कि जो VS ओवर VP का रिलेशन है वो किसके इक्वल है, वो NS ओवर NP के इक्वल है। तो इस वजह से जो कंबाइंड इक्वेशन बनती है वो बनती है IP ओवर IS इज इक्वल टू VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। कोई भी इनमें से दो टर्म्स यूज हो सकती हैं, या तो ये या फिर ये वाली और ये वाली। तो अगर मैं इस टर्म की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो रिलेशन यहां से भी बन सकता था IP ओवर IS इज इक्वल टू NS ओवर NP। चूंकि हमें यहाँ पे NS ओवर NP की वैल्यू 50 गिवन है, सो अगर ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दी जाए तो रिलेशन बन जाता है IP ओवर IS इज इक्वल टू 50, या फिर IP इज इक्वल टू 50 IS, या फिर IP ओवर 50 इज इक्वल टू IS। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जो IP है वो अगेन 20 एम्पेयर है, इसको 50 से डिवाइड कर लेना है, तो आंसर कितना आना है 0.4 एम्पेयर। सो यहाँ से हम जो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वो होगी रिजल्ट की। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, फॉर अ ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो of 50, VS is equal to 11,000 volts when VP is equal to 220 volts and IS is equal to 0.4 amperes when IP is equal to
20 एम्पियर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक हमने तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंक्लूड की। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।